हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शिफाली। तो आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? अब तक हम सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ चुके हैं और प्रीवियस वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं दैट व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, किससे बना होता है। तो उस वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बारे में पूरा बहुत अच्छे से डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने एक तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है और साइटोप्लाज्मा के बारे में पढ़ना है कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, प्लस हमें सेल वॉल के भी बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि ये वाली जो वॉल होती है सेल की, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, लेकिन इसके बाहर एक और होती है, इसके एक और बाहर एक लेयर होती है जिसको आप बोलते हो सेल वॉल। ठीक है, तो उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सेल वॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं जिसको हम डिटेल में समझेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा, इट इज़ रिजिड प्रोटेक्टिव लेयर आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपका सेल है, ठीक है, इसको, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन इसके साइड में भी एक और लेयर होती है जिसको आप क्या बोलते हो? सेल वॉल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हो आप? सेल वॉल बोलते हो। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड होती है। रिजिड का मतलब होता है कि ये बहुत ज़्यादा क्या होती है? हार्ड होती है। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है? ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलस। सेलुलस से बने होते हैं। अब सेलुलस क्या होता है? सेलुलस एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, मतलब आप इसे बोल सकते हो कि ये एक केमिकल होता है। क्या होता है? केमिकल होता है। और ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये एक नॉन लिविंग भी होता है। ये क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। अब आप बोलोगे सेल तो लिविंग होता है, तो ये जो बाहर की जो लेयर है सेल वॉल जिसे हम बोल रहे हैं, तो वो नॉन लिविंग क्यों है आखिर? क्योंकि हमारा सेल क्या होता है? लिविंग होता है, और जो ये जो सेल वॉल है ये हमारी नॉन लिविंग है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सेल वॉल लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है, तो आपको ये डिटेल भी पता होनी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है, फिर हम देखते हैं प्लांट सेल में ही प्रेजेंट क्यों होता है। डू ऑल सेल्स हैव अ सेल वॉल? सब सारी ही सेल्स के पास क्या सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं? नो, इसका जवाब होगा नो। ठीक है, डू एनिमल सेल्स हैव अ सेल वॉल? इसका भी आंसर क्या होगा? नो। एनिमल सेल के पास जो है सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन प्लांट सेल के पास जो है वो सेल वॉल होती है। अब ऐसा क्यों है कि एनिमल सेल के पास नहीं है लेकिन प्लांट सेल के पास है? उसका यही रीज़न है कि प्लांट सेल जो होते हैं वो एक जगह पे खड़े हुए होते हैं। अगर कुछ भी मैकेनिकल स्ट्रेस होता है या फिर फिजिकल शॉक, सपोज करो कि आंधी आ गई, बहुत ही ज़ोर से आंधी आ गई, तो प्लांट को क्या है? उसे वहीं खड़ा रहना पड़ेगा, उसे कहीं शेल्टर तो लेने जाएगा नहीं, चल नहीं पाएगा वो प्लांट। ठीक है, तो इसी वजह से उनकी जो बाहर की जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, जिससे एक प्लांट जो है वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो सेल वॉल क्या करती है? प्लांट सेल को क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, स्ट्रेंथ देती है, जिसकी वजह से प्लांट अपनी जगह पे खड़ा रहे, चाहे कुछ भी फिजिकल शॉक हो या मैकेनिकली स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, तो सेल वॉल क्या करती है? सुरक्षा करती है, स्ट्रेंथ देती है कि डट के वहीं पे खड़े रहो, डट के। ठीक है, इसीलिए प्लांट सेल के पास होती है। एनिमल सेल के पास क्यों नहीं होती है? एनिमल सेल के पास इसलिए नहीं होती क्योंकि हम भी तो एनिमल्स में आ जाते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हम क्या होते हैं कि अगर बारिश हो रही है, आंधी तूफान हो रहा है, तो हम अपने अपने घरों में जाके दुबक जाते हैं, घरों में चले जाते हैं ना, जिससे हमें आंधी या कोई भी चीज़ हमें नुकसान नहीं दे पाती। तो हम कहाँ चले जाते हैं? हम खुद को शेल्टर दे सकते हैं, लेकिन प्लांट्स खुद को शेल्टर में नहीं भाग के जा सकते ना, वो वहीं खड़े रहेंगे। तो हम एनिमल्स क्या होंगे? जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी ऐसे फिजिकल शॉक जब कभी भी होगा, मैकेनिकल स्ट्रेस कुछ भी होता है, तो वो अपने आप को शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, भाग के जल्दी से जा सकते हैं, अपने घरों में छुप सकते हैं, जहाँ भी छुपना चाहें वो। इसी वजह से एनिमल सेल के पास जो है सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल को ज़रूरत होती है, तो इसीलिए प्लांट सेल के पास होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाईली परमेबल इन नेचर। हाईली परमेबल मतलब वो हर सब्सटेंस को क्या देता है? परमिशन देता है।
ठीक है। और हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, हमें क्या पढ़ा था कि वो सेलेक्टिवली सेमी पेरिमेबल होता है, कुछ सब्सटेंसेस को जाने देता है, इन एंड आउट करने देता है, ठीक है, सेलेक्ट करता है वो, लेकिन इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सबको एंट्री दे देता है, हाईली परमेबल होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स शेप, ये एक शेप भी प्रोवाइड करता है सेल को, सपोर्ट भी करता है, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है ना, वो सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है किसको, सेल को, और उसके अंदर जितने भी क्या हैं ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, सभी को क्या कर रहा है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उनको शेप दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, सारी चीजें वो कर रहा है, ठीक है। सेल वॉल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि सेल वॉल हार्ड होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है इसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की, ठीक है। अब बुक में हमें ना एक और चीज दे रखी है, वो दे रखी है हमें पैलेस्मोसिस, मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, यहाँ नाम लिख देती हूँ मैं, दैट इज PLASMOLYSIS, पैलामोलिसिस। पैलामोलिसिस क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है कि अगर प्रोटोप्लाज्मा पे, प्लांट सेल के प्रोटोप्लाज्मा पे क्या हो रहा है, दबाव पड़ रहा है, ठीक है, दबाव पड़ रहा है, किसकी वजह से दबाव पड़ रहा है, क्योंकि उसमें से क्या हो गया है, वाटर का लूज हो गया है, वाटर जो है वो निकल गया है, उसने वाटर को, सेल ने जो है वाटर को क्या कर दिया, लॉस कर दिया, उसका लूज हो गया, वाटर निकल गया उसमें से, ठीक है। दबाव पड़ने की वजह से क्या हो रहा है, वाटर निकल जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पैलामोसिस बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, ये कंसेप्ट आपको बुक में दे रखा है, आप बस इसकी डेफिनेशन पढ़ लो, चाहे तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन जल्दी से लिख देती हूँ, यहाँ देख सकते हैं, मैंने डेफिनेशन लिख दी है। इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन एंड द श्रिंकेज, दबाव पड़ना किस पे, प्रोटोप्लाज्मा पे ऑफ अ प्लांट सेल, एंड इज कॉज ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर इन द सेल, ठीक है। तो ये आप बस डेफिनेशन पढ़ लो अच्छे से, अगर पूछा जाता है तो 1 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आप इसको बता सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या पढ़नी है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं, सेल वॉल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बाहर का तो हो गया हमारा, बाहर का जो स्ट्रक्चर था वो हमने कर लिया। अब बारी आती है अंदर की, अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, बीच में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके साइड में साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है न्यूक्लियस के मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। न्यूक्लियस हम पढ़ते हैं, न्यूक्लियस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं हम। द न्यूक्लियस है स्मॉल, राउंड एंड ओवल इन शेप, वो स्मॉल होता है, राउंड भी हो सकता है, ओवल शेप का भी हो सकता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले एक न्यूक्लियस बना देती हूँ, ऐसे ही किसी शेप का बना रही हूँ मैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस ओवल, ठीक है। मैंने ऐसे, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है। इससे हम डायग्राम समझते चलेंगे। इट कवर्ड बाय द डुअल लेयर कॉल्ड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, तो इसके बाहर भी क्या होती है, एक लेयर होती है, क्या होती है, एक लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। अब फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस कॉल्ड अ न्यूक्लियोप्लाज्मा, इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर भरा होता है आपका फ्लूइड, मतलब एक लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो गैप है, ये आपको मैंने, ये आप ध्यान दिया होगा आपने, जब मैंने ये डायग्राम बनाया तो बीच बीच में मैंने ये गैप्स छोड़ दिए, गैप्स जो होते हैं इसको आप बोलते हो न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर स्पोर्स बोलते हो। इसके अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है इसके अंदर, ये इतना आपको क्लियर होता जा रहा है। इसका स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ये स्मॉल होता है, राउंड होता है, ओवल शेप का होता है, कि डुअल लेयर से कवर होता है, जिसको आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स बोलते हो, और इसके बीच में जो होता है उसे हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, ठीक है। फ्लूइड होता है इसके अंदर, मतलब लिक्विड फॉर्म में इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये न्यूक्लियर होता है, लिक्विड होता है इसके अंदर, ठीक है। कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बीच में होता है, बिल्कुल सेल के बिल्कुल बीच में, जैसे हम लोग हैं, हमारा क्या है, ब्रेन से ही हम पूरी एक्टिविटीज़ को क्या है, अपनी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को क्या कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं। उसी तरीके से सेल जो है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस क्या कर रहा है, सारी एक्टिविटी को कंट्रोल भी कर रहा है, रेगुलेट भी कर रहा है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, दैट इज ब्रेन ऑफ द सेल। क्या बोल सकते हो, ब्रेन ऑफ द सेल। किसको आप बोल रहे हो, दैट इज न्यूक्लियस को आप बोल रहे हो ब्रेन ऑफ द सेल। इतना क्लियर है, ये हो गया हमारा क्लियर। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट देखो, कंट्रोल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एज इट्स कंटेन सेल हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एंड जेनेटिक मटेरियल। अब इसके अंदर क्या है कि ये ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है। अब आपको मैंने बताया था कि एक सिंगल सेल क्या होता है, वो मल्टीपल सेल से बना सकता है वो मल्टीपल सेल। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस हैं, तो मैं बोलती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स जैसी दिखती हूँ, उनकी जैसी हरकतें मेरे अंदर हैं, तो मैं क्या बोलती हूँ कि हमारा डीएनए क्या करेगा, मैच करेगा, हमारे जीन्स क्या करेंगे कि मेरे पेरेंट्स की जीन्स मेरे अंदर है। ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं। उसी तरीके से एक सेल अगर 2 सेल्स में कन्वर्ट होता है, वो मल्टीपल सेल्स बना रहा है, तो दैट मीन्स जो फर्स्ट सेल था उसके जीन्स उसके अंदर होंगे, तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें बोली गई है कि जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो सेल्स में होते जाते हैं। जैसे एक सेल है, ये सपोज एक सेल है, तो ये क्या बना रहा है, ये 2 सेल्स बना रहा है, तो इन दोनों सेल्स के क्या होंगे, जीन्स जो होंगे वो इससे मैच करेंगे, ये इसका पेरेंट हो गया। ठीक है, इसके जीन्स जो होंगे वो इन दोनों बच्चों में आएंगे, इन दोनों सेल्स के अंदर आएंगे। तो क्या हो रहा है, ये जेनेटिक हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, ग्रोथ हो रही है आगे सेल्स की। ठीक है, इनके डीएनए मैच होंगे, तो वही चीज में बोल रखी है, कंट्रोल करता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एज इट कंटेन द सेल हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। और न्यूक्लियस जो है इसके अंदर, उसका रोल है न्यूक्लियस का। कैसे रोल है हम आगे समझेंगे, पहले आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि ये हेरिडिटी का बेसिक है। ठीक है, कंट्रोल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एज इट कंटेन द सेल हेरिडिटी इंफॉर्मेशन दैट इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब देखो आगे हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब ये जो फ्लूइड है इसके अंदर कैसा होता है, एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैं यहाँ पे बना देती हूँ, तो ये कुछ अनटेंगल थ्रेड होते हैं इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, अनटेंगल थ्रेड होते हैं। ठीक है, अनटेंगल थ्रेड होते हैं इसके अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हो क्रोमैटीन बोलते हो आप जिसको। ठीक है, इसको याद रखना क्या होता है, ये एंटेंगल थ्रेड जो होते हैं इसको आप क्या बोलते हो, क्लोरोमैटीन आप बोलते हो। ठीक है, इसी ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक डॉट्स भी होती हैं। ये जो डॉट्स होती हैं इनको आप क्या कहते हो, इन डॉट्स को आप बोलते हो, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन डॉट्स को आप बोलते हो NuCleolus, दैट इज न्यूक्लियोस। ठीक है, ये आप इसको बोलते हो। और इसका क्या काम होता है, इन डॉट्स का क्या काम होता है, ये प्रोटीन बनाता है। क्या करता है, मेक प्रोटीन, ये कर रहा है, इसके अंदर प्रोटीन को बना रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो प्रोटीन्स होते हैं, यही चीज़ जो है वो वर्क करते हैं आगे मतलब आगे सेल्स को मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए, एक सेल मल्टीपल सेल में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या होगा इसके अंदर कि कैसे आगे डीएनए वर्क करेगा, कैसे एक नया सेल बनेगा, तो उसका प्रोसेस हम देख लेते हैं। अब ये जो एंटेंगल थ्रेड्स है दैट इज क्रोमैटीन। ठीक है, ये जो एंटेंगल थ्रेड्स होते हैं ये क्या होंगे, ये एक प्रॉपर मैनर में अरेंज हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे, ये एक प्रॉपर मैनर में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, प्रॉपर मैनर में अरेंज हो जाएंगे। मैं लिखती चलती हूँ यहाँ पे, आप साथ साथ बना सकते हो तो आपको प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर मैनर में जब अरेंज हो जाएंगे तो इनका एक स्ट्रक्चर निकल के आएगा। तो मैं वो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देती हूँ, साथ साथ बनाते हैं, आप भी बनाओ। तो ये एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, साथ साथ हम बना रहे हैं, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ। प्रॉपर नहीं है बट ज़्यादा ब्यूटीफुल डायग्राम नहीं बनाया मैंने, आपको समझाने के लिए ऐसे बना रही हूँ मैं। ठीक है, तो अब ऐसे प्रॉपर स्ट्रक्चर में क्या होंगे, वो अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है, ये स्ट्रक्चर में अरेंज हो चुके हैं। तो इस जब ये प्रॉपर मैनर में अरेंज हो जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स बोल सकते हो आप। ठीक है,
इसको आप बोलते हो क्रोमोसोम्स, जब ये प्रॉपर स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये जो मैंने लाइंस बनाई हैं ये क्या है, ये जीन्स। ठीक है, उस सेल की जीन्स। ठीक है, उस सेल की जीन्स है ये। ठीक है, दैट मीन्स बेसिक ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, कि जीन्स बन रहे हैं तो न्यूक्लियस का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि वो क्या करेगा, एक नया सेल बनाएगा। मतलब एक जो सेल है, इस सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो वर्क करेगा 2 नए सेल बनाने में। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अब ये जो जीन्स है, जैसे मैं बोलूँ कि ये मैंने इसको स्कैन किया तो ये ऐसे जीन्स निकल आए। ठीक है, ये क्या है, ये जीन्स है। ठीक है, जब मैं इसको स्कैन करूंगी तो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर आपने कभी देखा हो तो कैसा होता है, लाइक दिस होता है, इस तरह का होता है। ये किसका स्ट्रक्चर हो जाता है, डीएनए का। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से एक नया सेल बनता है। तो न्यूक्लियस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो डीएनए की फुल फॉर्म भी आपको बुक में गिवन है, दैट इज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले, DEOXYRBO, डाईऑक्सोरिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये फुल फॉर्म होती है डीएनए की। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है तो आपको डीएनए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, या फिर न्यूक्लियस के बारे में बोला जाए तो आपको डीएनए की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर आप लिखोगे डीएनए की ब्रैकेट में करके। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, एक नया सेल बन के रेडी होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है। ये सबसे पहले क्या होगा, अनटेंगल थ्रेड होंगे। नया सेल जब वो बनाएगा तो इसको एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करेगा तो ये जो जीन्स होंगी ये इसको आप स्कैन करोगे तो ये डीएनए निकल आएगा। तो वैसे ही एक बच्चे का डीएनए अपने पेरेंट्स से मैच करता है, तो उससे पता चलता है कि वो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स का ही है। ठीक है, तो वही चीज़ इसके अंदर हो रही है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इस तरीके से हो रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्क कैसे करता है, ये कैसे कैसे पास करता है, ये प्रोटीन्स की हेल्प से क्या होता है, पास किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। न्यूक्लियस का पूरा कंसेप्ट था कि ऐसे ऐसे रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर। आपको स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। स्ट्रक्चर्स की हम एक वीडियो में बात कर लेंगे, पूरा स्ट्रक्चर ही हम कर लेंगे जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समरी की तरह। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट, अब तक हमने क्या कर लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया जिसके अंदर हमने सेल वॉल पढ़ ली, न्यूक्लियस पढ़ लिया जिसकी न्यूक्लियस की भी एक लेयर होती है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है, अब बारी आ जाती है साइटोप्लाज्मा की। साइटोप्लाज्मा क्या होता है, साइटोप्लाज्मा ये होता है कि उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। चलो हम यही बात कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म इसका जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और इस जेली लाइक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर जो होता है वो 90% होता है, और इसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं। प्रोटीन जो होता है वो 7% होता है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसमें हमें नहीं जाना है तो मैं बता रही हूँ बस। जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वाटर, प्रोटीन, इन सब चीज़ों का मिक्स होता है ये जेल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपका होता है साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की भी हमने बात की थी। मैं लिख देती हूँ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है, वो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस का कंबाइन होता है। प्रोटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, इन दोनों का मिक्स होता है, सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए। साइटोप्लाज्म जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। हमने ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छे से पढ़ ली है। अब हमारी बुक में एक सेल ऑर्गेनल वाला और दे रखा है, उसमें 6 पार्ट हमें दे रखा है, आई थिंक 5-6 पार्ट हमें दे रखे हैं, तो वो और हमें पढ़ने बाकी है। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट है, उसके बाद सीधा हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे क्या करेंगे, जंप करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नोट्स जो है मैं जल्दी टेलीग्राम पर डाल दूँगी, थोड़ा वेट कीजिएगा। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस हम पढ़ चुके हैं, साइटोप्लाज्मा हम पढ़ चुके हैं, प्रोटोप्लाज्मा हम पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, ये सारे नोट्स टेलीग्राम पे मैं डाल दूँगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।